सत्ता से बेदखल होने के करीब 20 महीने बाद बीजेपी ने बघेल सरकार के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया है। कानून व्यवस्था को लेकर बीजेपी ने राजधानी में हल्ला बोल अभियान की शुरुआत की। प्रदेश में बढ़ती अपराध की घटनाओं और नशे के फैलते जाल के खिलाफ बीजेपी की सेना गृह मंत्री के बंगले का घेराव करने निकली। इस दौरान पुलिस के साथ कार्यकर्ताओं की झड़प और झूमाझटकी भी हुई। एक दिन पहले बीजेपी कार्य समिति की बैठक में ये रणनीति बनी कि अब हर महीने सरकार की विफलताओं को लेकर पार्टी हल्ला बोल करेगी। राजधानी में बीजेपी ने अपने पहले प्रदर्शन में अपनी आक्रामकता का एहसास करा दिया है। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू के बंगले के घेराव का ऐलान किया था, परंतु हमको आगे बढ़ने से रोक दिया गया, हम सबको गिरफ्तार किया गया है। ये तो शुरुआत है और अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। बीजेपी जहां कानून व्यवस्था को लेकर आक्रामक हो रही है, वहीं कांग्रेस भी बीजेपी पर हमले करने में पीछे नहीं है। पिछले कई दिनों से लगातार कांग्रेस केंद्र सरकार की अनदेखी और फैसलों को लेकर मुखर है। एक बार फिर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीजेपी नेताओं और केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया। भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह हार चुकी है। रमन सिंह हारे हुए सेनापति हैं। 15 साल राज करने के बाद 15 सीट में सिमट गए, उपचुनाव हुए तो 14 सीट में आ गए हैं। अब उसका हार स्वीकार करना चाहिए। बैकडोर से शासन चलाने की कोशिश उसको नहीं करना चाहिए रमन सिंह। इस हल्ला बोल के जरिए बीजेपी फिर से शून्य से बाहर आने की कोशिश कर रही है। इसमें अपराध के आंकड़े उसकी मदद कर रहे हैं। पिछले 10 महीनों की ही बात करें तो रायपुर में ही 50 लोगों की हत्या हुई, 70 लूट, 1230 चोरी, 450 नकबजनी, 355 अपहरण, 289 धोखाधड़ी, 185 दुष्कर्म के मामले थानों में दर्ज हुए। इसके अलावा हत्या की कोशिश के 60 मुकदमे भी दर्ज हुए हैं। लेकिन सवाल यही है कि लंबे अंतर से हारने वाली बीजेपी आने वाले दिनों में इस खाई को पाट पाएगी। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अभिषेक शुक्ल। क्राइम ग्राफ पर हल्ला बोल। आज तस्वीरें जो राजधानी रायपुर में दिखी, सड़कों पर बीजेपी का प्रदर्शन, दरअसल बीजेपी की रणनीति के तहत है। कार्य समिति की बैठक हुई और बीजेपी की बैठक में तय हुआ कि अब सरकार के खिलाफ आक्रामक रुख रखा जाएगा और क्राइम ग्राफ इसमें बीजेपी की मदद भी कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में कानून व्यवस्था थोड़ी गड़बड़ाई और बीजेपी ने इस एक बड़े मुद्दे के तौर पर भी लिया है और लगातार कानून व्यवस्था को लेकर आक्रामक रुख अपनाया है। चाहे बलात्कार की बात कर लें या फिर लूट हत्या जैसे मामले हो। राजधानी रायपुर में आज सुबह एक और हत्या हो गई। तो ये तमाम ऐसे मामले थे जो इकट्ठे होते चले गए और जिस पर बीजेपी ने आज एक बड़ा प्रदर्शन किया। तो क्या सियासत में अब बीजेपी आक्रामक रुख अपना रही है? बीजेपी ने अब सड़कों पर उतरने का फैसला किया है। हालांकि सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि व्यवस्था सुधारने की पूरी कोशिश हो रही है। गृह मंत्री ने भी इस बात पर कहा। डीजीपी ने भी हालिया दिनों में बैठक इस मामले पर ली है। लेकिन कुल मिलाकर अब सियासत इस मामले पर शुरू हो चुकी है और बीजेपी एक बड़े प्रदर्शन के तौर पर सड़कों पर उतर चुकी है। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं इसी पर। हमारे साथ अमित चिमनानी जी भाजपा से हैं, सुरेंद्र वर्मा जी कांग्रेस से और राम अवतार तिवारी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चिमनानी जी, आज आप लोगों ने जो प्रदर्शन किया, रणनीति का हिस्सा था, सियासी प्रदर्शन था, किस तरीके का रुख आज सड़कों पर उतरकर किस तरीके का मैसेज आप लोग देना चाह रहे थे? अभिषेक जी, मैसेज यही है कि जो सत्ता का आनंद लेने में कुंभकर्णी नींद में सो रही सरकार है, उससे अब जागना पड़ेगा। प्रदेश की जनता 20 महीनों के इनके कार्यकाल में त्राही त्राही कर रही है। लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है। आपराधिक गतिविधियां बहुत बढ़ चुकी हैं। यहाँ पर न युवा, न महिलाएं, न बुजुर्ग, न बच्चे, कोई वर्ग यहाँ सुरक्षित नहीं है। मैं समझता हूं कि व्यस्ततम से व्यस्ततम मार्गों पर भी अपराधी खुलेआम घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। अभिषेक जी, आंकड़े उसकी गवाही दे रहे हैं। बहुत ज्यादा आंकड़ों की बात करेंगे तो भी सरकार मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगी और अगर उन अपराधों पर कार्यवाही की बात करेंगे तो और भी माशाअल्लाह बात है कि ये एफआईआर दर्ज नहीं करते हैं। न्याय लेने के लिए लोगों को सड़कों पर उतरना पड़ता है। 3-3 महीने एफआईआर दर्ज नहीं होती है। तो इससे अपराधियों का मनोबल बहुत बढ़ गया है। जो एक भोले भाले लोगों का प्रदेश है छत्तीसगढ़, अभिषेक जी, वहां पर शराबबंदी का वादा करके घर घर शराब की सप्लाई हो रही है और अब तो ड्रग्स, कोकीन, गांजा नाइजीरिया और रूस से छत्तीसगढ़ में आ रहा है। इसका मतलब क्या है? तो अब सरकार इधर उधर की बातें न करे,
सरकार ठीक सीधा है। अपनी असफलता को स्वीकार कर। सुरेंद्र वर्मा जी, बड़ा प्रदर्शन भाजपा का यहाँ पर था। क्राइम का ग्राफ प्रमुख मुद्दा था। लगातार अपराध हो रहे हैं, कानून व्यवस्था बिगड़ रही है, ये एक बड़ा प्रदर्शन था। किस तरीके का आपका रिएक्शन होगा इस पर? अभिषेक जी, निश्चित रूप से अपराध का घटित होना समाज के लिए चिंताजनक है, लेकिन एक बात मैं आपके माध्यम से स्पष्ट करना चाहूंगा कि भय मुक्त वातावरण के लिए भूपेश बघेल सरकार कृत संकल्पित है और मैं पूरा भरोसा दिलाता हूं कि सरकार इस दिशा में बहुत ठोस कदम उठा रही है। और यही कारण है कि हाल ही में जो एनसीआरबी जो केंद्र की एजेंसी है उसके द्वारा जो आंकड़े प्रस्तुत किए गए 5 साल का तुलनात्मक डेटा जो अभिषेक जी आया, उसमें जो हत्या के जो मामले हैं 67% उसमें कमी आई है। जो महिलाओं के खिलाफ अपराध हैं उसमें 58% कमी आई है। असंगठित अपराध जो है उसमें 63.23% की कमी आई है। और नक्सलवाद जिसके नाम से छत्तीसगढ़ पूरे देश में बदनाम रहा है, जो 2003 में 3 ब्लॉकों तक सीमित था, जिसको खाद पानी देने का काम भारतीय जनता पार्टी की रमन सरकार करती रही और 16 जिलों तक जिसका प्रसार हुआ, उसमें विगत 18 महीनों में जो है 47.26% की कमी राष्ट्रीय क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के द्वारा दर्ज की गई है। ये बात करते हैं तो इनके शासनकाल में, ये जब सरकार में होते हैं अभिषेक जी, तो इनको याद नहीं आती है इन चीजों की। प्रशासनिक आतंकवाद चरम पर था, आप भी इस बात के गवाह है। रामावतार अग्रवाल तिवारी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी आगे आपको बताएंगे कि किस प्रकार से सत्तापोषित गुंडागर्दी चिमनानी जी, आता हूं आपके पास में। एक छोटी टिप्पणी रामावतार जी की भी ले लूं। रामावतार जी, आपने प्रदर्शन देखा, क्राइम को लेकर सियासत देखी और कानून व्यवस्था भी जो बिगड़ी है, नशे से लेकर मर्डर तक की स्थिति हमने राजधानी में देखी है खास तौर पे। आपको क्या लग रहा है, क्या जो आंकड़े गिना रहे हैं सुरेंद्र वर्मा जी संतोषजनक हैं या इस पर और कुछ करने की जरूरत है? और कुछ करने की जरूरत है। अपराध तो निश्चित तौर पर बढ़ रहे हैं और अपराध जो है नशीली चीज़ों की बढ़ती जा रही है, हत्याएं बढ़ती जा रही है। तो किसी भी सरकार का सबसे महत्वपूर्ण जो रहता है वो सुरक्षा और स्वास्थ्य। तो स्वास्थ्य और सुरक्षा दोनों इस समय राज्य सरकार के लिए बड़ी चुनौती बन रही है। आम जनता से जुड़ा मुद्दा है, इस ओर सरकार को ध्यान देना होगा। जिस तरह से पुलिस प्रशासन है, पुलिस के अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनका जो रवैया टालो वाली नीति या अपराधियों पर जिस तरह से सख्ती होनी चाहिए, वो कहीं न कहीं सख्ती नहीं दिखने पर इस तरह की स्थितियां उत्पन्न होती है। हालांकि इसका एक बड़ा कारण ये भी माना जा सकता है कि लॉकडाउन है, बेरोजगारी है, आर्थिक स्थिति नहीं है, तो ऐसी स्थिति में आदमी अवसाद में जाता है, नशीली चीजों की तरफ जाता है। रामावतार जी, कुछ एक घटनाएं थी जो कि हमने जयस्तंभ चौक का एक उदाहरण देना चाहूंगा, जहां पर एक व्यापारी की हत्या कर दी गई और पास में थोड़ी देर पे पुलिस स्टेशन था, पुलिस को पता ही नहीं था इस बारे में। निश्चित तौर पर जयस्तंभ चौक में घटना होना या बाजार के और इन इलाकों में इस तरह की घटना होना, कहीं न कहीं पर अपराधियों में पुलिस के प्रति भय नहीं होना ये भी दर्शाता है। तो शासन का जो डंडा है और पुलिस का बूट है वो दिखनी चाहिए। और पुलिस में जो व्यापक तरीके से निचले से ऊपर स्तर पर जो इनके व्यवहार, इनकी कार्यप्रणाली और इनकी सोच, वो सबको व्यवस्थित और आधुनिक तरीके से कर इन चीजों को पकड़ने चाहिए ताकि ये घटनाएं ना हो। अब जब आधुनिक संचार युग में अपराधियों पर पकड़ने के कई चीजें बहुत आसान हो गई है, तब भी इस तरह की घटनाएं हो रही है। और ठीक है, इस तरह की घटनाएं लगातार हो रही हैं। चिमनानी जी, आप कुछ बोलना चाह रहे थे। सुरेंद्र वर्मा जी ने एनसीआरबी के आंकड़े गिराए, परसेंटेज वाइज कहा कि बहुत से पिछली बार से कम हो गए हैं। देखिए, जो सुरेंद्र जी कह रहे हैं ना और जो मुख्यमंत्री जी कह रहे थे, उससे ये बात साबित होती है कि सरकार इन चीजों से खुश है। बलरामपुर में पिछले 15 दिन में पांच नाबालिग लड़कियों के साथ बलात्कार हो जाता है, तो इससे सरकार खुश है। कबीरधाम में पिछले 9 महीने में 50 बच्चियों के साथ दुष्कर्म हो जाता है, तो सरकार इससे संतुष्ट है। अब ये एनसीआरबी के जो आंकड़े बता रहे थे, वो पता नहीं कब के क्या बता रहे हैं, उसको राजीव भवन में पोटली में बांध के रख दें, क्योंकि यहाँ तो हर दिन 3 रेप हो रहे हैं। एक
जनवरी 2019 से 30 अक्टूबर 2019 तक के 10 महीने के आंकड़े हमने पिछले बार विधानसभा में प्रश्न लगाया था अभिषेक जी, इन्हीं के गृह मंत्री जी ने जवाब दिया था। न्यायधानी बिलासपुर संभाग में 448 बलात्कार, राजधानी रायपुर संभाग में भी 445 बलात्कार, लगभग 900 बलात्कार 10 महीने में केवल 2 संभागों में। मतलब हर दिन इन 2 संभागों में 3 बच्चियां, 3 महिलाएं दुष्कर्मों का शिकार हो रही हैं। 50 हत्याओं का आंकड़ा अभी आपने दिखाया है। मेरे को 1 मिनट का और समय दीजिए, इससे ये संतुष्ट हैं क्या? 5-5 साल की बच्चियों के साथ रेप हो रहा है, आंकड़े बता रहे हैं हमको यहाँ पर बैठ करके, संतुष्ट हैं क्या बताएंगे? सुरेंद्र वर्मा जी से पूछ लेता हूँ। सुरेंद्र वर्मा जी, लॉकडाउन में मौजूदा वक्त पे भी क्राइम बढ़ा है, इस बात से तो आप इनकार नहीं कर रहे होंगे। आप भी आसपास नजर आपने घुमाई होगी, देखे होंगे। निश्चित रूप से अभिषेक जी, जो ये घटनाएं हैं, जो ये अपराध हैं, इनकी गंभीरता से किसी से प्रकार का हमारा कोई सवाल नहीं है। निश्चित रूप से दुर्भाग्यजनक है और पुलिस विभाग को, गृह विभाग को कठोर कार्रवाई के लिए निर्देशित किया गया है। मूल बात है नीति और नियत का अभिषेक जी। घटनाएं होती है जो दुर्भाग्यजनक है, जो विकृत मानसिकता के कुछ अपराधी हैं जिनकी सजा समाज को भोगना पड़ता है, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई सरकार कर रही है, गृह विभाग कर रही है। लेकिन सरकार की नीति और नियत का यही अंतर है कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में जो पीड़ित होते हैं वही प्रताड़ित होते रहे। झलियामार जैसे कांड होते हैं जहां 21 नाबालिग बालिकाएं जो है आश्रम स्कूल में प्रताड़ित होते रही, और उसी प्रकार की घटनाएं कटिया, उन्नाव और हाथरस में जो पीड़ित है वही प्रताड़ित होते रही है। ये बलरामपुर की घटना से तुलना करते हैं तो अभिषेक जी, आपके माध्यम से मैं कहना चाहूंगा, निश्चित रूप से वह घटना भी उतनी ही गंभीर है और छत्तीसगढ़ सरकार ने, गृह विभाग ने, पुलिस विभाग ने त्वरित कार्रवाई करके न केवल अपराधियों को गिरफ्तार किया है बल्कि कठोर कार्रवाई भी की है। तो भारतीय जनता पार्टी का असल चरित्र यही है। सारके पेद्दा गुलूर में ये फर्जी मुठभेड़ करते रहे हैं। 27,000 से अधिक आप लोग जो संवेदनाएं रखते हैं और जो अपराधियों पे कार्रवाई करते हैं ना, उसका कच्चा किस्सा थोड़ा बता रहा हूँ, सुन लीजिए। कमल शुक्ला जी पत्रकार हैं, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं। 1 महीना उस आदमी ने अनशन किया है, उसको न्याय नहीं मिला। कोंडागांव में नाबालिग आदिवासी बच्ची के साथ बलात्कार हो गया। कमल भाई सांसद थे, वो भी याद कर लीजिए पत्रकार को किस प्रकार से मारा था। राजीव अग्रवाल ने भारतीय जनता पार्टी ऐसे नहीं बात होगी। अभिषेक जी मैं बोल लूं। सुरेंद्र जी मेरा निवेदन है, आप सुन लीजिए। कोंडागांव में नाबालिग के साथ बलात्कार हो गया, पुलिस सो रही थी, प्रशासन सो रहा था, उसने आत्महत्या कर ली, आपको पता नहीं पड़ा। उसके पिता ने आत्महत्या की, तब जाके आप कुंभकर्णी नींद से जागे, तब जाके एफआईआर हुआ है और आपने अपनी नाकामी छुपाने के लिए अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया। ये आपकी त्वरित कार्रवाई। जशपुर में अभिषेक जी एक महिला के साथ बलात्कार हुआ, वो 7 महीने की गर्भवती हो गई। 8वें महीने में उसकी लाश ऐसी ऊंची जगह पर मिली है जहां पे कोई गर्भवती महिला जा। ठीक है सुरेंद्र जी बोले। अभिषेक जी इनसे ये पूछिए, राजू छत्री जो एमएलए हुआ करते थे भारतीय जनता पार्टी के, टीआई के घर में वो तोड़फोड़ किया था। कमल भान जो इनके सांसद थे, पत्रकार से मारपीट की थी। ये बात करते हैं बलात्कार की। झलियामार के साथ साथ मीना कलको का प्रकरण पूरे दुनिया में, मेरी टर्न चल रही थी। सुरेंद्र जी सुनिए, ये बात करते हैं। ठीक है, आप दोनों ही सुन लीजिए, किसके कार्यकाल में क्या क्राइम हुआ ये हमें गिना रहे हैं। सारे टैक्स राम अवतार जी, अब हम लिस्ट लेके बैठ सकते हैं, लिख सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं किसके कार्यकाल में क्या अपराध हुए, लेकिन मौजूदा वक्त हम आम जनता आज की सोचती है कि वो कैसे सुरक्षित रहे। क्या इस पर फोकस करना जरूरी है? क्या किया जाए इसके लिए, बजाय कि लिस्ट निकाली जाए किसके कार्यकाल में क्या हुआ? कानून व्यवस्था आम जनता से जुड़ी हुई समस्या रहती है। ज्यादातर राजनीतिक दल इस मुद्दे को बहुत तेजी से उठाकर अपना ग्राफ बढ़ाने और विपक्ष को आईना दिखाने की कोशिश करते हैं। तो ये एक राजनीति का हिस्सा है, एक बात। दूसरी बात यह है कि अपराध तो बढ़े हैं। तीसरी बात लॉकडाउन है। लॉकडाउन के दौरान की जो स्थितियां, सामाजिक स्थितियां भी उत्पन्न हुई हैं, उस पर भी नजर रखनी होगी। चौथी बात यह है कि निश्चित तौर पर प्रशासन के अफसर जो है आपस में झगड़ना,
प्रशासन का समन्वय नहीं बैठ पाना या चुस्त दुरुस्त के साथ मैदान में अमले को होना चाहिए वो ना होना, तो इन सब मुद्दों को प्रशासन को समीक्षा करनी चाहिए। आरोप प्रत्यारोप की राजनीति चलती रहेगी, ये नया बताएंगे वो पुराना बताएंगे, दोनों एक दूसरे को आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करेंगे, इससे जनता को कोई मतलब नहीं। जी, जनता की जानकारी अपडेट होती कि कहाँ कितना क्राइम हुआ, बचा कैसे जाए उसे अभी भी समझ में नहीं आ रहा है। अब आपके हाथ में इसका चाबुक है, उससे अपराधियों को दंड देने की कोशिश करिए आप। सुरेंद्र जी, बचने के लिए क्या उपाय किए जाए? असली समस्या तो ये है, क्राइम तो हो रहे हैं, ये सभी को नजर आ रहा है, और किसके कार्यकाल में क्या हुआ इसकी जगह हम ये जानना चाहेंगे कि अभी क्राइम रोकने के लिए क्या किया जा रहा है। निश्चित रूप से अभिषेक जी, पिछली घटनाओं का जिक्र करना उतना महत्वपूर्ण नहीं है। आगे सरकार की जो कार्य योजना है मैं उसी पर बात करना चाहूंगा, पूरा फोकस उसी पर है हमारा। सीजी कार्प करके एक ऐप अभी लॉन्च किया गया है छत्तीसगढ़ सरकार के गृह विभाग के द्वारा। उसमें 14 तरह की सुविधाएं हैं। उसमें ऑनलाइन एफआईआर से लेके उस प्रकरण की जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है वो भी उसमें दी जा रही है। उसके साथ महिलाओं के खिलाफ अपराध के लिए टोल फ्री नंबर है। उसके साथ साथ जो सीसीटीवी कैमरे जो है चौक चौराहे पर लगाए गए हैं, उसके साथ ही हाईटेक थानों की व्यवस्था की गई है। तो निश्चित सुरेंद्र जी, दो घटनाओं का जिक्र मैं आपके सामने करूंगा। एक घटना जो जयस्तंभ की है, जहां पर जयस्तंभ कैसी जगह है और वहां से पुलिस स्टेशन कितनी दूर है ये आपको पता है। वहां पर हत्या हो जाती है और पुलिस को पता ही नहीं चलता है कि वहां पर ऐसा मर्डर हो गया है। एक मर्डर आज सुबह होता है, देर रात बताया जा रहा है एक मर्डर हुआ है। देर रात तक लाश वहां पड़ी रही सड़क पर, पुलिस को पता नहीं चला, पुलिस को सुबह पता चलता है। तो पेट्रोलिंग की क्या स्थिति है, ग्राउंड पर क्या स्थिति पुलिसिंग की है, ये यहाँ पर नजर आ रहा है। ये एक बड़ी कमियां है कि अपराध हो जाए और पुलिस को खबर तक न हो जाए कई समय तक। निश्चित रूप से अभिषेक जी, व्यवस्था में बेहतर की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है और घटना की गंभीरता से मैं नकार नहीं रहा हूं, हमको स्वीकारना पड़ेगा। और ये जो है सभ्य समाज में इस प्रकार की हिंसक घटनाएं जो है घटित होना बहुत ही चिंता का विषय है और सरकार पूरी तरह से गंभीर है। इस प्रकार की घटनाओं को कैसे रोका जाए, लगातार जिस चौक की हम बात कर रहे हैं जयस्तंभ चौक के साथ साथ यहाँ पे 47 चौक ऐसे हैं जहाँ पे सीसीटीवी कैमरा और उसका मॉनिटरिंग सिस्टम जो है कंट्रोल रूम से है। लगातार उसके फुटेज भी चेक किए गए और तत्काल त्वरित उस पर अभी कार्रवाई की गई है। तो भयमुक्त वातावरण के लिए प्रदेश की सरकार संकल्पित है और निश्चित रूप से इसके परिणाम आगे बेहतर मिलेंगे। चिमरानी जी, सरकार बेहतरी के लिए काम कर रही है, आप लोगों की तरफ से भी क्या कोई सुझाव है? का सम्मान है। देखिए, हमारी तरफ से हमेशा यही सुझाव है अभिषेक जी कि आरोप प्रत्यारोप की राजनीति से हट जाइए। ये सरकार की एक ही खामी है कि ये कभी अपनी असफलता को स्वीकार नहीं करती, उसके बदले जनता को भले भुगतना पड़े। आप स्वीकार कर लीजिए कि 2 साल में कानून व्यवस्था नहीं संभल पाई, आगे हम कोशिश करेंगे, तो विपक्ष भी आपका सहयोग करेगा। आप आरोप के बदले आरोप, सवाल के बदले सवाल करते हैं। एफआईआर जहां पे थाने में अगर पीड़ित व्यक्ति जाता है और एफआईआर नहीं होती है तो ये मोबाइल ऐप बना रहे हैं। आप मोबाइल ऐप पे आप कंप्लेन करिए। अरे सामने आदमी जा रहा है तो एफआईआर नहीं हो रही है, तो आप मोबाइल ऐप पे कहां से करोगे? आप हवाई बातें करते हो, जमीन पे कुछ दिखता नहीं है। प्रदेश के सबसे व्यस्ततम चौक पे जहां पे 12 बजे तक भीड़ होती है, वहां पे खौफ का, दहशत का माहौल है। वहां पे कैसे किसी ने चाकू मार दिया। अपराधियों का मनोबल इतना क्यों बढ़ गया है? क्यों अपराधियों को ये लगने लगा है कि हम पे कोई कार्रवाई नहीं होगी? इतनी सारी घटनाएं हो गई, गृह मंत्री जी का बयान नहीं आता, मुख्यमंत्री जी का बयान नहीं आता। आप कार्रवाई करेंगे, सुरेंद्र जी बोलिए, क्या बोलना चाहते हैं? भूल जाते हैं, उसके बाद फिर अगली घटना हो जाती है। भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में अभिषेक जी बड़ा फर्क है। ये इनके नेता जो है आपकी सरकार की बात करो, भारतीय जनता पार्टी छोड़ो, उसमें आप प्रदेश अपनी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हैं। जितने भी अभी अमित जी सुन लीजिए, अभी जितने भी नशे, चाहे ये नशे के सरकार की बात बताओ, शराब के तस्कर कोचिए हो, सबका कनेक्शन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से प्रमाण है। इसका क्या प्रमाण है आपके पास? डाल दीजिए सबको जेल में। बिना प्रमाण के बात करते हैं टीवी चैनल पर आप लोग।
क्या प्रमाण है इसका? जरा बताइए, किसका किससे कनेक्शन है, बताइए, प्रमाण दीजिए। कवर्धा के भारतीय जनता पार्टी के संगठन मंत्री, दल्ली राजहरा के भारतीय जनता पार्टी अरे के ये सब बातें बोलने से आपकी असफलता नहीं छुपती। आप अपना काम करते नहीं है, दूसरी पार्टी पे आप आरोप लगाते हैं, दूसरे प्रदेश में घटनाएं होती है तो आप न्याय मांगते हैं, अपने प्रदेश में घटना हो जाए तो आप सो जाते हैं घर जाके एसी के कमरे में। अरे अपने प्रदेश का ध्यान दीजिए, इधर उधर की बात मत करिए। छत्तीसगढ़ सरकार भय मुक्त वातावरण देने के लिए जी से एक टिप्पणी ले लेता है राम अवतार जी। मौजूदा हालात जो है निश्चित रूप से सुधारने की तो जरूरत है। बड़ी बड़ी बैठकें हैं हो रही हैं सुधारने के लिए। हाल में डीजीपी ने कई बैठकें भी ली है और सख्त निर्देश भी यहाँ पर दिए गए हैं, पर जो मॉनिटरिंग की बात हो रही है, जो ग्राउंड पर ज़मीन पर उतर कर जो काम करने की ज़रूरत है, उसमें कमी यहाँ पर नज़र आ रही है। ऊपर से मुख्यमंत्री ने निर्देश तो दिए हैं, लेकिन निचले लेवल तक जो मॉनिटरिंग है, जो पुलिसिंग है, वो चुस्त दुरुस्त करने की ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ से ग्राउंड से पुलिस कई बार नदारद नज़र आती है, जो भी उसके पीछे रीज़न हो। देखिए, आपसी तालमेल ना होना थानों में या जिले के अधिकारियों में, या अपराधियों से साठगांठ होना, या भय की स्थितियां, कुछ जो अपराधी हैं वो राजनीतिक दलों के नेताओं से मिलकर या पुलिस से मिलकर अपराध कर रहे हों, कहीं न कहीं ये स्थितियां उत्पन्न होने के बाद इस तरह की घटनाएं बढ़ती है। इन घटनाओं को रोकने के लिए नीचे स्तर से जिलों तक जो अमला मैदान में है, उनको कहीं न कहीं पर और ज्यादा प्रशिक्षित करने की जरूरत। आज जो है जिस तरह से प्रशिक्षण मिल रहे हैं, जिस तरह से अपराध को पकड़ने के लिए शोध हो रहे हैं, उस तरीके से अपना कर इस भय समाज में जो भय का वातावरण ना बने। छत्तीसगढ़ शांति का टापू है, यहाँ पर जो घटनाएं हैं वो घटनाओं से आम जनता में नाराजगी ना फैले, भय का ये चुस्त दुरुस्त करने की वाकई जरूरत है। आदमी अलग अलग तरीकों से सुरेंद्र जी, तो कहीं ना कहीं खासकर राजधानी की मैं बात करूं, राजधानी में थोड़ी पुलिसिंग बढ़ाने की इस वक्त जरूरत महसूस हो रही है। सीसीटीवी तो ठीक है, पर सीसीटीवी के अलावा भी सड़कों पर पुलिस नजर आए ताकि अपराधी भी अपराध करने में खौफ खाएं। निश्चित रूप से अभिषेक जी, इससे बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता कि जो घटनाएं हो रही है वो दुखद है और उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई करना चाहिए। और सरकार उसी संदर्भ में अभी अमित चिमनानी जी जो आरोप लगा रहे थे, पारदर्शिता से इनको तकलीफ हो सकती है, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार कृत संकल्पित है कि किस प्रकार से भयमुक्त वातावरण बनाया जा सके और आम आदमी को थाने में जाने से का जो डर है उसको खत्म करने के लिए जो वेबसाइट बनाकर जो सुविधा दी गई है, निश्चित रूप से इसके परिणाम निकट भविष्य में चिमनानी जी, एक आखिरी टिप्पणी इस पर। आप लोग क्योंकि आज बेहद आंदोलित थे और गृह मंत्री का घेराव करने भी निकले थे। देखिए अभिषेक जी, हमारा एक ही कहना है कि यहाँ पर एक आम नागरिक बिना दहशत के जीवन जी सके। दहशत आम नागरिकों में नहीं, जनता में नहीं, अपराधियों में पैदा करने की जरूरत है, लेकिन प्रदेश में उल्टा हो गया है। नागरिक दहशत में आ गए हैं, अपराधी तो चुस्त हैं लेकिन सरकार सुस्त है। होना उल्टा चाहिए, आप चुस्त हो जाइए, आप अपनी नींद से जाग जाइए, आरोप प्रत्यारोप बंद करके काम करिए। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। बड़ी अहम चर्चा है। बीजेपी ने आज हल्ला बोला। कानून व्यवस्था आम आदमी से जुड़ी हुई है, चाहे हत्या की बात कर लें या चोरी लूट की घटनाएं जो हाल फिलहाल बढ़ी हैं, वो आम नागरिकों में ज़रूर एक चिंता का विषय है। हालांकि कोशिशें इस तरफ की जा रही हैं, लेकिन इन कोशिशों को बल और कोशिशों को तभी माना जाएगा जब ग्राउंड पर, ज़मीन पर, सड़कों पर उतरा आम आदमी अपने आप को सुरक्षित महसूस करे, खाकी वर्दियों से सामने नजर आए, अपराध होने से पहले अपराधियों को पुलिस दहशत में डाल दे, गिरफ्त में ले ले। आज का मुद्दा में इतने। नमस्कार।